आपने नोट किया होगा, वैसे तो ये त्योहारों का मौसम है, लेकिन हमारे देश में पिछले कई दिनों से बड़ा नकारात्मक माहौल बना हुआ है। माहौल ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं है। इसलिए आज उस माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं और नकारात्मकता की बात ना करके आज कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य को सैल्यूट करेंगे तो आपको कभी किसी और व्यक्ति को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम कर्तव्य की इसी खूबी का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमारे देश में लोगों को अपने अधिकार तो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कभी भी अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। सिर्फ अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य नहीं। कर्तव्य की अहमियत समझने के लिए आज आपको सबसे पहले हैदराबाद से आई एक शानदार तस्वीर देखनी चाहिए। इस तस्वीर में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल सड़क पर दौड़ता हुआ ट्रैफिक को क्लियर कर रहा है, और इस ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे पीछे एक एम्बुलेंस आ रही थी और शाम के समय भारी ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई थी। इस ट्रैफिक कांस्टेबल का नाम जी बाबजी है। जी बाबजी इस हफ्ते सोमवार की शाम एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए ट्रैफिक से भरी सड़क पर करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ते चले गए। आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि जो लोग अपने कर्तव्य के नाम पर दौड़ भाग करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, उनमें और सच में अपना कर्तव्य निभाने वालों में असली फर्क क्या होता है। हमारी नजर में ये कांस्टेबल आज देश का हीरो होना चाहिए। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई क्रिकेट खेलने वाला बहुत बड़ा खिलाड़ी भी नहीं है, ये टीवी पर नहीं आता, बहुत बड़ा अफसर भी नहीं है, लेकिन इसने जो काम किया है वो आज इसे भारत का नायक बना रहा है। और अगर आप हमसे पूछें तो आज हम इसे भारत का, आप सब का नायक बनाना चाहते हैं। इसलिए डीएनए की शुरुआत आज इसी कांस्टेबल की खबर के साथ कर रहे हैं। इस एम्बुलेंस में एक मरीज था जिसे समय से अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था उसकी जान बचाने के लिए। हमारे देश में जब भी आप खाकी वर्दी को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में या तो डर की भावना आती है या फिर भ्रष्टाचार की भावना आती है। और पुलिस को भ्रष्टाचार से जो हम जोड़ते हैं, पुलिस को डर से जो हम जोड़कर देखते हैं, इसके पीछे हमारी फिल्में काफी हद तक जिम्मेदार हैं, जो अक्सर हमें यह दिखाती रही हैं कि पुलिस कभी समय से पहुंचती नहीं और पुलिस वाले हमेशा ही भ्रष्ट होते हैं और पुलिस हमेशा लेट आती है। लेकिन इस कांस्टेबल की पूरे देश में आज तारीफ हो रही है। और जब हमने इस कांस्टेबल से बात की तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और वो ये कि जब वो ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होने की ट्रेनिंग ले रहे थे तो उन्होंने पढ़ा था कि किसी भी वीआईपी की गाड़ी को रास्ता देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी एम्बुलेंस को रास्ता देना। जिस देश में ज्यादातर पुलिस वाले और वीआईपी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को आसानी से भूल जाते हैं, जिस देश में शायद पुलिस ये सोचती है कि पहले वीआईपी को गुजरना चाहिए, उसके लिए ट्रैफिक क्लियर करना चाहिए, उन्हें आज इस कांस्टेबल की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उस दिन मंडे था सर, 2 बजे से फुल ट्रैफिक जाम था। मैं ऑन ड्यूटी पे था सर, वहीं से तो सड़क के एम्बुलेंस है सर, उसमें कौन है बोल के वो नहीं देखा सर। मैं भी ट्रैफिक था, उसको थोड़ा क्लियरेंस दिया तो क्लियरेंस नहीं हो रहा था सर, फुल जाम था एकदम, गाड़ी से गाड़ी टच हुआ था सर। इस वजह से मैं सोचा उनको कंपलसरी हॉस्पिटल भी जाना, कैसे भी करना है, ड्यूटी मेरा फर्ज है। चलिए, हमारा ट्रैफिक पुलिस, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का मेन इंटेंशन भी वही है सर, हर एक पब्लिक सेफ साइड में घर को जाना है बोल के, वही थर्ड में हम लोग वो एम्बुलेंस को लेके भागा सर। मैं तो ये आपको पता चला कि एम्बुलेंस में कौन था, कोई पेशेंट क्या कहाँ जा रहे थे, वो रास्ता क्या था वो बताइए सर। आई डोंट नो सर, कहाँ जा रहे कैसे नहीं मालूम, जस्ट एम्बुलेंस सर। हमारे इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट से भी हमारे सुपीरियर ऑफिसर एक ही बोले सर कि वीआईपी से इंपॉर्टेंट आदमी को नहीं बोलते, एम्बुलेंस सर। उसमें कौन सा आदमी कौन से कैसे रहते नहीं मालूम सर।
फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लियर देना, अपन बोलते वही इंटेंशन है सर, एम्बुलेंस को क्लियर करना, उसमें कौन है क्या है तो आई डोंट नो सर। हैप्पी हो सर, लास्ट में उसको पूछा भाई ओके ओके बोलता ड्राइवर, ओके सर थैंक यू सर बोल के बोले, वहाँ पर जो पब्लिक है ना उन्होंने भी अप्रिशिएट करे सर, वेरी गुड जॉब सर बोल के। जब ये सांस हो रहा था सर, हैप्पीनेस से घर को आया, किसी भी शेयर नहीं करे सर, विद माय फैमिली ओनली। अच्छा, मेरा वाइफ, मेरा मदर एंड डॉटर। इसके पहले ये सबसे आपके कैरियर में क्या ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट इवेंट था, या फिर इसके पहले भी आपने ऐसे कुछ काम किया है? ऐसा कुछ काम बहुत किया है सर, मगर ये इवेंट बहुत ही मेमोरेबल है सर। हमारा सुपीरियर ऑफिसर और उन लोगों जो बता रहे, केटीआर सर और हरीश राव सर, इससे ज्यादा क्या हो सकता सर। एक छोटा कांस्टेबल हूँ सर मैं, जिंदगी भर रिमेम्बर रहेंगे सर मेरे। आपने एक बात नोट की, आज का समय ऐसा है कि बड़े से बड़े सफल लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े स्टार हैं, सब तनाव में दिखाई देते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन इस कांस्टेबल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आपको देखने को मिला होगा। इस कांस्टेबल के चेहरे पर एक अजीब सा एक संतुष्टि का भाव आपको देखने को मिलेगा, जो अब कहीं देखने को नहीं मिलता। ये मुस्कुरा रहा है, ये संतुष्ट है, इसके चेहरे पर सुकून है, और सबसे बड़ी बात, ये कांस्टेबल खुश है। ये बात आज इस कांस्टेबल से पूरे देश को सीखनी चाहिए कि अगर आप अपना कर्तव्य खुश होकर निभाते हैं और दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सोचते हैं, सेवा करते हैं, तो आपके चेहरे पर भी ऐसा ही तेज आएगा, आपके चेहरे पर भी ऐसा ही सुकून और ऐसी ही खुशी आपको देखने को मिलेगी। और आप तो जानते हैं कि आजकल का जो मीडिया है, वो पुलिस में भी अगर किसी से बात करता है तो पुलिस कमिश्नर से नीचे किसी से बात नहीं करते। आज का मीडिया सिर्फ बड़े नेताओं के पीछे भागता है, आज का मीडिया सिर्फ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के पीछे भागता है, या फिर खिलाड़ियों के पीछे, क्रिकेटर्स के पीछे भागता है, न्यूज़ मेकर्स के पीछे भागता है। ये आदमी खुद कह रहा है मैं तो एक छोटा सा कांस्टेबल हूं, ये न्यूज़ मेकर नहीं बन सकता। ये मीडिया ने जो एक लाइन खींची है, उस लाइन के हिसाब से, उस बेंचमार्क के हिसाब से ये न्यूज़ मेकर बन ही नहीं सकता। लेकिन आज हमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है, और हम चाहते हैं कि आप सब इस कांस्टेबल को, इसके जज्बे को आपको सलाम करना चाहिए। और देश भर में अगर सारे पुलिस वाले, देश भर में सारे कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, अगर ऐसे हो जाएंगे तो आप सोचिए ये देश रहने लायक हो जाएगा। जब आप सड़क पर किसी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते तो उसका नतीजा क्या होता है, इसे आपको एक आंकड़े के जरिए समझना चाहिए। वर्ष 2016 में देश भर में 1,46,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे, और इनमें से 30% लोगों की मौत इसलिए हो गई थी क्योंकि इन्हें अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस कहीं ना कहीं जाकर ट्रैफिक में फंस गई थी और ये समय पर अस्पताल पहुंच नहीं पाए। इसी तरह भारत में हार्ट अटैक के 50% मामलों में मरीज सिर्फ इसलिए देर से अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि या तो उन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, और अगर एम्बुलेंस मिल भी जाती है तो वो ट्रैफिक में फंस जाती है। यानी लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने का अपना कर्तव्य कभी नहीं निभाते, और हर घंटे एक ना एक व्यक्ति की सिर्फ इसी वजह से रास्ते में ही मौत हो जाती है। कर्तव्य का बोध अनुशासन से आता है। भारत में भले ही इस अनुशासन की बहुत कमी हो, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां ऐसा नहीं है, लोग अनुशासित हैं। आज आपको एक ऐसे देश का उदाहरण हम देना चाहते हैं जिस देश के साथ आजकल हमारी दुश्मनी चल रही है। उस देश का नाम है चीन। लेकिन अगर भारत चीन जैसे देश को हराना चाहता है तो जो सबसे पहली चीज हमें चीन से सीखनी होगी वो है अनुशासन। चाहे वो अनुशासन चीन कैसे भी लाया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन में आज अनुशासन है। यह तस्वीर वर्ष 2018 की है, जब चीन के जिनहुआ शहर की एक सुरंग में गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। शाम का समय था और इस वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा था। तभी सुरंग से गुजर रहे लोगों को एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। उस एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वो सुनाई दिया, और लोगों ने अपनी गाड़ियों को सुरंग के दोनों किनारों पर लगाना शुरू कर दिया ताकि इस एम्बुलेंस के लिए रास्ता मिल सके। हम ये तो नहीं कहते कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अनुशासनहीन है और वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देगा, लेकिन आज भी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, भारत में ऐसी तस्वीरों की कल्पना करना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है। कहते हैं जो व्यक्ति कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है वो बलवान होकर भी निर्बल रह जाता है, धनवान होकर भी निर्धन रह जाता है, और ज्ञानी होकर भी अज्ञानी ही कहलाता है। हमारे देश में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही अनुशासन तोड़ते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। सब पढ़े लिखे लोग,
अब हम आपको उन लोगों की कहानी दिखाने वाले हैं जो अपने कर्तव्य बोध को कूड़ा समझकर अपने मन से भी फेंक देते हैं और उसे डस्टबिन में पहुंचा देते हैं। अब जो कहानी आपको सुना रहा हूं, यह कर्नाटक के मशहूर पर्यटन स्थल कुर्ग से आई है। कुर्ग के लोग पिछले कुछ समय से अपने शहर को साफ रखने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जैसे बड़े बड़े हिल स्टेशंस, वहां पर जो लोग आते हैं घूमने के लिए वो वहां अक्सर गंदगी फैलाकर जाते हैं। वो आते तो घूमने फिरने के लिए हैं, वेकेशन के लिए हैं, लेकिन उस शहर को गंदा करके वापस चले जाते हैं और उस शहर के लोग अक्सर बड़े परेशान रहते हैं टूरिस्ट से। लेकिन 30 अक्टूबर को कुर्ग की एक सड़क से गुजरते हुए कुछ लोगों ने देखा कि सड़क पर पिज्जा के कुछ खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। यह देखकर वहां के स्थानीय लोगों को बहुत गुस्सा आया। लोग कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे और उसे उसका कर्तव्य याद दिलाना चाहते थे। किस्मत से पिज्जा के इस खाली डिब्बे में एक बिल पड़ा हुआ था। इस बिल पर पिज्जा खरीदने वाले व्यक्ति का नाम और फोन नंबर लिखा था। इसके बाद लोगों ने इस फोन नंबर पर कॉल किया और कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति से यह प्रार्थना की कि वो वापस आकर अपने इस कूड़े को उठाकर ले जाए, इसे क्लियर करे। लेकिन कूड़ा फैलाने वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वो अब बहुत दूर निकल चुके हैं, अब वापस नहीं आ सकते। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने भी चिराग नाम के इस व्यक्ति को फोन किया, लेकिन वो कूड़ा क्लियर करने के लिए वापस नहीं आया। इसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और इस कूड़े का वीडियो बनाकर कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति के नाम और फोन नंबर के साथ इसे वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पर। इसके बाद चिराग नाम के इस व्यक्ति को देश भर से फोन आने लगे, कॉल आने लगे और लोग इस व्यक्ति को इसका कर्तव्य याद दिलाने लगे। हालांकि तब तक कूड़ा फैलाने वाला यह व्यक्ति कुर्ग से 80 किलोमीटर आगे निकल चुका था। लेकिन सोशल मीडिया और देश के लोगों का दबाव इतना था कि इस दबाव में इसे 80 किलोमीटर दूर से वापस आना पड़ा और फिर इसने जो कूड़ा फैलाया था उस कूड़े को इसने खुद उठाया। साफ सुथरा जो जगह पे वो पिज्जा बॉक्स मुझे देखने मिला, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख भी महसूस हुआ मुझे। मैंने उसको फ़ोन करके मैंने कहा, यू हैव बॉट द पिज़्ज़ा रिसेंटली एट 12:36 PM फ्रॉम मडकेरी and you disposed the waste of this thing. Why did you do this? You please come and collect it back. इस बीच में मैंने क्या किया, सोशल मीडिया पे एक खुद की वीडियो बनाकर, वो गार्बेज की वीडियो बनाकर मैंने पूरा जो सिटीजन्स है, कोडगु की जो सिटीजन्स है, उनसे मैंने निवेदन किया कि सब लोगों ने इसको कॉल करके प्लीज रिक्वेस्ट हिम टू कम बैक एंड कलेक्ट द गार्बेज। एंड दिस क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन. Really, it created a revolution because this is the first time. Because we want our village, our district, our nation to be very clean. तो आप सोचिए, हमारे देश में सारे लोग, सारे कर्मचारी अगर उस कांस्टेबल जैसे हो जाएं और हमारे देश के सारे नागरिक इन जैसे हो जाएं जिनकी बात अभी हमने आपको सुनाई, तो देश कितना अच्छा हो जाएगा। हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। उन स्मार्टफोन्स में इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है और कैमरा भी लगा हुआ है। तस्वीर भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ किसी को ट्रोल करने के लिए नहीं है, सोशल मीडिया सिर्फ आलोचनाएं करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया का अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसा इस कहानी में हुआ। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन का, अपने स्मार्टफोन का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका शहर साफ रह सके, आपका देश साफ रह सके, आपका समाज साफ रह सके। सिर्फ आपकी मंशा होनी चाहिए। आपकी मंशा क्या है? आप उस सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? किसी की बदनामी करना चाहते हैं उस सोशल मीडिया के जरिए, किसी की ट्रोलिंग करना चाहते हैं या फिर किसी की जान बचाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। चिराग 3 लोगों के साथ कुर्ग घूमने के लिए आया था। उसने और उसके दोस्तों ने कुर्ग की खूबसूरती का पूरा आनंद लिया, समय बिताया, लेकिन यहां से वापस जाते समय उन्होंने इस शहर को गंदा कर दिया। लेकिन कुर्ग के लोगों ने कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर सत्याग्रह किया और गलती करने वाले को उसका कर्तव्य याद दिलाया। वर्ष 1934 में महात्मा गांधी पहली बार इसी जगह यानी कुर्ग गए थे और तब उन्होंने यहां लोगों के बीच एक सभा में कुर्ग की खूबसूरती की तारीफ की थी। हमारे देश में जो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है वो भी साफ सफाई को लेकर गांधी जी के विचारों से प्रेरित है और इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर कुर्ग के लोग अपने शहर को भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में शामिल करा चुके हैं। लेकिन बाहर से आए एक व्यक्ति ने इनकी मेहनत पर
पानी फेरने की कोशिश की, जो इन्हें मंजूर नहीं था। हैरानी की बात यह है कि जब यही लोग किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो इनकी वहां के साफ सफाई के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। ये सारी हिम्मत अपने देश में ही होती है, लेकिन अपने देश को कूड़ादान बनाने से ये लोग पीछे नहीं हटते। कूड़े को लेकर भारत में लोगों की एक सोच ये है कि इसे हटाने की जिम्मेदारी तो किसी और की है और इसे लेकर हमें अपना कोई कर्तव्य निभाने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ कूड़ा फैलाएंगे, इसे साफ करने की जिम्मेदारी किसी और की होगी। भारत के शहरी मामलों के मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर दिन लोग 13 करोड़ किलोग्राम कूड़ा पैदा करते हैं। 13 करोड़ किलोग्राम। भारत में कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस कूड़े के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती और लोग जहां तहां कूड़ा फेंकने लगते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए थाईलैंड के खाओ याई नेशनल पार्क ने कूड़ा फैलाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एक जबरदस्त मुहिम शुरू की है। इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां कूड़ा फैला देते हैं। लेकिन अब यह नेशनल पार्क कूड़ा फैलाने वालों को उनके द्वारा फैलाया गया कूड़ा कुरियर के जरिए वापस उनके घर ही भेज रहा है। यानी अगर आपने यहां कूड़ा फैला दिया तो यह कूड़ा कुरियर के जरिए वापस आपके घर भेज दिया जाएगा। इस कुरियर के साथ एक नोट भी चिपकाया जाता है जिस पर लिखा होता है, आप अपना कुछ सामान भूल गए थे। ब्रिटेन में कूड़ा फैलाने पर 96,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हांगकांग में कूड़ा फैलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगता है। सिंगापुर में ऐसा करने पर 16,000 रुपए का जुर्माना देना होता है। और भारत में भी कूड़ा फैलाने वालों से 200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है। लेकिन लोग साफ सफाई के प्रति अपने कर्तव्यों के साथ साथ जुर्माने के डर को भी कूड़ेदान में डाल देते हैं और सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। यह हाल तब है जब स्वच्छता नाम के मोबाइल फोन ऐप पर भारत सरकार को हर महीने कूड़े और गंदगी से संबंधित 2 लाख शिकायतें मिलती हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो फिर कूड़ा कौन फैला रहा है? जाहिर है ज्यादातर लोग शिकायत दूसरों द्वारा फैलाए गए कूड़े की करते हैं और जो वो खुद फैलाते हैं वो उसके बारे में कभी सोचते नहीं, उसे फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति कूड़ा फैला रहा है तो आप इसकी शिकायत अपने स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका से जरूर कर सकते हैं और नगर निगम के अधिकारी कूड़ा फैलाने वाले पर हाथ के हाथ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, हम आपको बता देते हैं। आपको एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शिकायत करना शुरू कीजिए और ऐसे लोगों को पकड़वाइए जो आपके शहर को, आपके मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। अब प्रदूषण के खिलाफ उस कर्तव्य की आपको याद दिलाते हैं जिसे देश और देश का सिस्टम पूरी तरह से भुला चुका है। भारत सरकार ने जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आपको याद भी नहीं होगा। और इसके तहत वर्ष 2024 तक प्रदूषण के स्तर में 30 से 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2 साल पूरे होने वाले हैं और हम इस लक्ष्य के कहीं आसपास भी पहुंच नहीं पाए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण ने इस मौसम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 48 घंटों से इन शहरों में हवा का हाल इतना बुरा है कि आप ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली में धूप तक नहीं निकल रही और अगर आप दिल्ली या आसपास के शहरों में नहीं रहते तो आप खुद को खुशकिस्मत मान सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे जैसे लोग जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, आज मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आज जहां मैं खड़ा हूं सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी तो हम स्टूडियो में हैं, एयर कंडीशनिंग है यहां, इसलिए सब ठीक है। लेकिन जैसे ही इस दफ्तर से बाहर निकलेंगे सांस लेने में परेशानी होगी और ऐसा लगता है जैसे आप महीनों से बीमार पड़े हैं अगर ऐसी हवा में जब आप सांस लेते हैं। तो इसलिए शुक्र मनाइए कि आप दिल्ली में नहीं रहते। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो हम यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल कुछ वर्षों तक ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी यहां से रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं तो चाहे आप घर के बाहर हों या घर के अंदर, लोग दम घुटने, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत लगातार कर रहे हैं। ये बीमारियां प्रदूषण की ही देन है। हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की आज 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का इस समय कितना बुरा हाल है। इनमें से एक तस्वीर तब की है जब भारत में लॉकडाउन था
और पर्यावरण बिल्कुल साफ हो गया था। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब पूरा आसमान प्रदूषण की ग्रे कलर की चादर से ढक चुका है। देखिए, दोनों तस्वीरें हैं, इसी साल की तस्वीर हैं। एक है मार्च 2020 की तस्वीर जब हमारे देश में लॉकडाउन था, और एक है आज की तस्वीर। अब तस्वीर देखिए एक और, यह तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है जो आज सुबह दिखाई ही नहीं दे रहा था। सोचिए, राष्ट्रपति भवन आज गायब हो गया। ये सुबह 8 बजे के हालात हैं। और दूसरी तरफ लॉकडाउन के वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये जो तस्वीर है ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के इलाके की तस्वीर है। ये वो जगहें हैं जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है, देश के प्रधानमंत्री यहां बैठते हैं, रक्षा मंत्री यहां बैठते हैं, वित्त मंत्री बैठते हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स इसी जगह पर बैठते हैं। और फिर भी उस जगह का आज ये हाल है। दूसरी तस्वीर देखिए, वो इंडिया गेट की है। दिल्ली में पर्यटकों की पसंदीदा जगह है इंडिया गेट। यहां आपको सुबह शाम सेल्फी लेते हुए सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आज आप इंडिया गेट जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी सेल्फी में आप भी ना दिखाई दें और इंडिया गेट तो दिखेगा ही नहीं। लॉकडाउन के दौरान यही इंडिया गेट कितना शानदार नजर आता था, यह भी आप इस तस्वीर में देख लीजिए। लॉकडाउन के दौरान अब आप देखिए पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीरें। लॉकडाउन के वक्त दिल्ली के इस सबसे प्रदूषित इलाके का हाल काफी बेहतर हो गया था। हालांकि बहुत अच्छा तो तब भी नहीं था, लेकिन बेहतर था। लेकिन आज का हाल क्या है, यह भी अब आपके सामने है। तो सबसे खराब हाल पूरे देश में इस समय दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों का है। दिल्ली में आज प्रदूषण का औसत स्तर 508 रहा, जबकि आईआईटी दिल्ली पर यह 596 था। यानी दिल्ली के एक इलाके में 596 तक पहुंच गया। सबसे खराब हालात नोएडा के हैं, जहां इस समय मैं खड़ा हुआ हूं। ये हमारा जो ब्रॉडकास्ट स्टूडियो है ये दिल्ली के पास नोएडा में है। नोएडा से ही इस समय मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं। और जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, अपने दफ्तर से, जी न्यूज़ के स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, यकीन मानिए बाहर निकलने के कुछ सेकंड के बाद खांसी शुरू हो जाएगी, सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी। नोएडा का इतना बुरा हाल है इस समय। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का जो था वो 649 था। सर्दियों में प्रदूषण के ऐसे जहरीले हालात का सामना हमें पिछले कई वर्षों से लगातार करना पड़ रहा है। और हम आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 50 तक ही सेहतमंद माना जाता है। यानी ये 50 या 50 से नीचे रहना चाहिए। 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक माना जाता है। इस हवा में सांस लेना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। और हम इस हवा में दिन रात सांस ले रहे हैं और फिर भी इस बात को नहीं समझ रहे कि यह मौत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है इस प्रदूषण की वजह से। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सफर ऐप के मुताबिक एक ऐप उन्होंने बनाया है जिस ऐप का नाम है सफर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के आसपास के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई है। यह इस सीजन में सबसे ज्यादा नंबर है। और दिल्ली की प्रदूषित हवा में इस पराली का योगदान आज 42% आंका गया है। इस प्रदूषण में पराली जलाए जाने की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। हर साल सर्दियां आते ही उत्तर भारत के कई राज्यों में किसान पराली जलाते हैं। इस पराली से निकला धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की सांसों को छीनने लगता है। और आज आपको इस समस्या के साथ इसका समाधान भी हम बताएंगे। ये क्या समस्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि हर साल पराली की समस्या की शुरुआत कैसे होती है। सर्दियों की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के खेतों में फसल के अवशेष यानी पराली और खरपतवार को हटाने का काम शुरू हो जाता है। किसानों को धान के बाद 15 से 20 दिनों में गेहूं की फसल लगानी होती है और इसके लिए खेतों से पराली को जल्द से जल्द हटाना होता है। पराली में आग लगाने की वजह से खेत पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें आग लगा दी जाए। आग लगेगी, खेत साफ हो जाएगा। लेकिन ये जलते हुए खेत और उनसे निकलने वाला धुआं हवा में जहर फैलाने का काम करता है। किसानों के लिए पराली को हटाने के दूसरे तरीके अपनाना बहुत मुश्किल है। अगर इसमें मजदूरों की मदद ली जाए तो गरीब किसानों के लिए खेती का खर्चा बढ़ जाता है, पैसा लगता है उसमें। नई टेक्नोलॉजी की मदद से खेतों में पराली को नष्ट करना आसान है, लेकिन ऐसा करने वाली मशीनें बहुत महंगी हैं।
हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि हर वर्ष पराली जलाई जाती है, लेकिन राज्य सरकारें पहले से इसकी तैयारी नहीं करती। इसे रोकने के लिए किसानों को समय रहते सब्सिडी और मशीनें नहीं दी जाती। आज हमने इस पराली की समस्या को एक अलग तरीके से आपके सामने पेश करने का फैसला किया है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, और हमने खुद उन जगहों पर जाने का फैसला किया जहां पर पराली जलाई जाती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आसमान से ली गई हैं। देखिए, ये ऊपर से ली गई ये एरियल शॉट्स हैं, और न्यूज़ चैनल्स पर आपको इस तरह के शूट्स देखने को भारत में तो नहीं मिलते होंगे। विदेशों में ज़रूर कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, और ये ड्रोन के ज़रिए हमने यहाँ पर शूट किया है ताकि आपको अच्छी और साफ तस्वीरें दिखाई दे सकें और आपको समझ में आए ठीक से कि खेतों में पराली कैसे जलाई जाती है। इसलिए ये एक नए किस्म की रिपोर्टिंग है, नए किस्म की ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो आज आप देख रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में अब मीडिया ने गांव में जाना बंद कर दिया है, खेत खलिहानों में जाना बंद कर दिया है। मीडिया सिर्फ शहरों तक सीमित होकर रह गया है, लेकिन ये परंपरा भी हम तोड़ रहे हैं। वर्ष 2020 में सिर्फ पंजाब में ही 66 लाख एकड़ में धान की फसल उगाई गई है। ये इलाका दिल्ली जैसे 18 शहरों के बराबर है। पंजाब को देश का अन्नदाता कहा जाता है। एक बड़ा विरोधाभास ये है कि वहां के खेतों से आपका पेट भरने वाले अन्न के साथ साथ आपके फेफड़ों को सजा देने वाला धुआं भी आ रहा है। यानी भोजन भी आपको यहीं से मिलता है और आपको मौत के करीब ले जाने वाला धुआं उसके साथ मुफ्त मिलता है। इस समय जी न्यूज़ की टीम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में है जहां पर पराली जलाई जाती है। अक्सर पराली जलाने की समस्या का जिम्मेदार किसानों को माना जाता है। हालांकि इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम पंजाब के ऐसे किसानों से भी आपका परिचय करवाएंगे जिन्होंने पराली को ना जलाने की प्रथा शुरू कर दी है, और ये प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब आप ये बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट देखिए जो हमारे दिल के बहुत करीब है। आज पूरे उत्तर भारत की सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं। नवंबर में प्रदूषण के स्तर ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण इतना जानलेवा क्यों हो गया है? इस यक्ष प्रश्न का जवाब ढूंढने आप जाएंगे तो पहला जवाब जो आपको सुनाई देगा वो है पराली। अब तक उत्तर भारत के इस प्रदूषण में जलती हुई पराली की हिस्सेदारी 40% हो चुकी है। पराली जलाने का आरोप जाता है आसपास के राज्यों के किसानों पर। इसलिए आज जी न्यूज ने समस्या की जड़ में जाने का प्रयास किया है, और इसके लिए हमारी टीम पहुंची उन धुआं उगलते खेतों में जहां से यह जहरीला धुआं तैरता हुआ आपकी और हमारी सांसों में पसर जाता है। किस किसान ने रोटी का बीज बोया, किस खेत जमीन से आई रोटी, वो रोटी का मोल क्या जाने जिसे मिलती है पकी पकाई रोटी। जी हां, हम पंजाब में हैं, और पंजाब में उस अन्नदाता की धरती पर हैं जो कि पूरी दुनिया और देश का पेट भरता है, लेकिन आज खुद ही कटघरे में खड़ा है। पराली से होने वाले प्रदूषण की सबसे बड़ी तोहमत पंजाब के किसानों पर लगती है, लेकिन पंजाब के खेतों में पराली जलाने वाले किसानों का कहना है कि वो ऐसा अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में करते हैं, क्योंकि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने किसानों को जो मशीनें और सुविधाएं देने का वायदा किया था वो आज तक इन्हें नसीब नहीं हो पाया है। पंजाब के मानसा के उल्लक गांव के किसानों की बातें आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी और हमारी सांसों पर दमघोंटू सियासत कैसे हावी हो गई है।
हमारा कोई मन नहीं है कि हम अपनी फसलों को इस तरह जलाएं, पर आज अपनी हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जी सरकारों की ऐसी नीतियाँ आ रही हैं, ऐसे कानून आ रहे हैं कि सरकार किसानों के राह दिखाने के कोई कोशिश नहीं कर रही, सगों दी किसानों के उपर जोड़े है अपने कानून थोपने की जी बातें कर रही है। किसानों को जोड़े संद या मशीनें जो चाहिए इस पराली को निपटाने के लिए वो हमें नहीं उपलब्ध करवाई जा रही। इन खेतों में उगने वाला अन्न भले ही अन्नदाताओं के बच्चों के पेट में सबसे पहले जाए या ना जाए, लेकिन इनके बच्चे ही सबसे पहले इस जहरीले धुएं का शिकार होते हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚ ਆਪ ਖੜੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। पंजाब में इस साल 66 लाख एकड़ इलाके में धान उगाया गया है। यह दिल्ली जैसे 18 शहरों के बराबर है। यह धान अन्न के रूप में देश भर के करोड़ों लोगों के पेट में जाएगा, लेकिन आपकी थाली में पहुंचने से पहले पराली की आग के रूप में उठा धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को गंभीर बीमारियों के एक कदम और करीब ले जाएगा। पंजाब में इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाए जाने के 5 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए गए। किसान पराली ना जलाएं, इसके लिए 8000 नोडल ऑफिसर्स भी तैनात किए गए। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि ये सारी तैयारियां इस जलती हुई पराली की तरह धुआं हो चुकी हैं। पूरा पंजाब आज गैस चैम्बर में तब्दील है। पंजाब ही नहीं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो या आसपास के राज्य, हर जगह गैस चैम्बर बन चुके हैं। पराली का धुआं हर जगह है और सरकारों को कहना है कि इसके लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं कि किसान पराली को ना जलाएं और धुआं ना फैलाएं। जे सरकार हमारे को मशीनरी दे, मुझे कोई अच्छी मशीनरी दे, बड़ा ट्रैक्टर दे, तो हम ऐसे पराली को आग नहीं लगाएंगे। पंजाब में 1980 के दशक में मशीनों से खेती करने की शुरुआत हुई थी। जब धान जैसे फसल की खेती मशीनों की मदद से की जाती है तो इन्हें काटने पर जो पराली बच जाती है वो आकार में 1 से 2 फीट तक लंबी होती है। लेकिन जब हाथ से फसल काटी जाती है तो उसमें बची पराली का आकार 6 इंच से भी छोटा होता है। दूसरी समस्या यह है कि जो पराली बचती है उसे प्राकृतिक रूप से डिस्पोज होने में लंबा समय लगता है और तब तक दूसरी फसल बोए जाने का समय आ जाता है। इसलिए किसान इसे जलाकर जल्दी से अपने खेतों को दूसरी फसल के लिए तैयार कर लेते हैं। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जो विकल्प और मशीनें सरकार ने देने का वायदा किया है, उनका खर्च कर्ज के तले दबे किसानों को भारी पड़ता है। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾੜਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੁਕਰ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ भी वो सानू दे नहीं सकती, वो तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ बहुत बजट है। इन किसानों की बातों में दम है, क्योंकि खुद अधिकारी मानते हैं कि पराली को जलाने से रोकने के लिए जो मशीनें किसानों को दी जानी थी, उनके लिए किसानों से अर्जियां देरी से मांगी गई हैं। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਂ-ਗਾਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ किसानों को जागृत किया जा रहा है। एक समय में पंजाब धान की खेती के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन अब पंजाब में बड़े पैमाने पर धान उगाया जाता है। किसानों का कहना है कि अगर वो पराली न जलाएं तो मिट्टी में मिलने के बाद उसमें कीड़े हो जाते हैं और ये कीड़े दूसरी फसल के लिए जमीन को खराब कर देते हैं। मानसा के बाद जब हमने भटिंडा के किसानों से बात की तो उन्होंने भी हमें ऐसी ही परेशानियां गिनाई। हमने सारी उम्र, हमारे बुजुर्गों ने, वो फिजिकली भी फिट नहीं रहे, इतना काम किया, लेकिन सरकार ने इस सेक्टर के बारे में कभी नहीं सोचा। सो हम इसलिए आग लगाते हैं क्योंकि हमारे जहाँ हमको अपनी फसल का मूल्य भी नहीं मिल रहा, तो इसका तो क्या मिले। ये पराली जला देते हैं, जैसी जला के इसमें फिर मशीन चलती है जो हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको जलाते हैं। इसीलिए बाकी एक बात और बताते हैं जी, जब पराली नीचे दबा देंगे जो इससे गैस निकलती है वो गैस ऐसी है, वो ऊपरले जो कणक बोएंगे हम वो होती नहीं। कांग्रेस सरकार आई, मनप्रीत सिंह बादल ने अपने नाल ही महिमा सरजा पिंड है, उत्ते 21 किले ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 21 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨੋਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ सब कुछ किया इन्होंने उसमें मशीनें भी आई पिछले साल भी आई उदू पिछले साल भी आई फिर भी बाहर दियाँ मशीनां थे पराली इकट्ठी की इसने अपने यार दोस्तों छोटे गरीब किसान की किसी की नहीं इकट्ठी करी जो बड़े किसान थे जो उनको पैसे देते थे उनकी इकट्ठी करके उत्थे पराली ले आए। पराली जलाने से स्वास्थ्य के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है और ये नुकसान 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। सरकार को भी ये पता है कि पराली के जलाने से न सिर्फ स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है बल्कि जमीन की गुणवत्ता भी घटती जा रही है। पराली एक परेशानी है तो इस परेशानी का हल भी है और हमें यह हल पंजाब में ही मिला। जब हम मोंगा जिले के रण सिंह कला गांव पहुंचे तो यहां हमारी मुलाकात गांव के सरपंच और किसान प्रीत इंदर पाल सिंह से हुई। पंजाब के मोगा जिले का गांव रण सिंह कला अपने आप में एक ऐसी मिसाल खड़ी करता है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि किसी भी राज्य और किसी भी शहर किसी गांव को संवारने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। प्रीत इंदर पाल सिंह जब कुछ वर्ष पहले कनाडा गए तो वहां के विकसित गांवों को देखकर उनके मन में अपने गांव को भी विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का ख्याल आया और फिर यह ख्याल गांव की शक्ल और सूरत को बदलने की जिद में बदल गया। हमने 2019 में अपनी ग्राम सभा बुलाई। हमने अपनी ग्राम सभा में एक ऐसा आइडिया लेके आए कि जब हमने कहा कि अपने गांव के जो किसान हैं हम उन किसानों को संद देंगे 5 लाख रुपए की जो मशीनरी लेके आए थे जो पराली को ज़मीन में नष्ट कर देती है, ला देती है और जो कनक की गेहूं की बिजाई कर देती है और हमने गांव के किसानों को फ्री दी है और जिसके बदौलत हम हमारा गांव जो पिछले साल पूरे पंजाब में फर्स्ट आया था जिसके 1 एकड़ को भी हमारे गांव के किसान ने पराली नहीं जलाई, उसको आग नहीं लगाई। रण सिंह कला गांव की कहानी में समस्या का हल छिपा है और ये संदेश भी कि सरकारों और किसानों को मिलकर काम करना होगा क्योंकि अगर पराली ऐसे ही जलती रही तो देश में अन्न तो उगता रहेगा लेकिन उस अन्न को खाने वाले इस जहरीले धुएं से बीमार और बहुत बीमार हो चुके होंगे। पंजाब से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। तो आज हमने ये एक नई कोशिश की है और आपको पराली और प्रदूषण की समस्या के बारे में बताया है, लेकिन हमने इसके समाधान पर भी विस्तार से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हमारे देश में लोग समस्या तो बड़ी आसानी से बता देते हैं लेकिन समाधान पर किसी का जोर नहीं होता। लेकिन हम इस प्रथा को भी बदलने वाले हैं और जल्द ही हम आपको पराली की समस्या का समाधान क्या है इस पर भी एक बहुत ही स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। अब तक आप जान चुके होंगे कि आपको रोजगार के अवसरों की जानकारी देने के लिए जी न्यूज ने जी रोजगार नाम से एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए हमारा मकसद रोजगार के अवसरों की सही जानकारी आप तक पहुंचाना है क्योंकि हम जानते हैं इस समय कोविड काल में देश के युवाओं को रोजगार की बहुत जरूरत है हमारे देश में। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ धोखा भी कर रहे हैं। दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लोगों ने 27,000 युवाओं को धोखा दे दिया। आरोपियों ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में नौकरी होने का दावा करते हुए एक फर्जी वेबसाइट बनाई और इस फर्जी वेबसाइट की मदद से 1 करोड़ 9 लाख रुपए जमा भी कर लिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस को आरोपियों के पास 49 लाख रुपए, 3 लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन मिले हैं। हमारे पास शिकायत आई एक व्यक्ति जिसने इस पे अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद उनके पास कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि उन्होंने सिर्फ 500 रुपये दिए थे बट ही वाज अ प्रोएक्टिव सिटीजन। उन्होंने फर्दर इसको वेरीफाई किया और चेक किया जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे, तो उन्होंने पाया कि इस तरह की कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह कोई संस्थान है नहीं, ना इस तरह की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तब उन्होंने हमारे यहाँ कंप्लेंट की, हमने इसकी सीरियसनेस को जांचा और ये पाया कि एक्चुअली में इस तरह की एक फेक वेबसाइट चल रही है। तुरंत हमने इस पर केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। चूँकि वेबसाइट थी तो डोमेन का जो डिटेल होता है, जो डिजिटल फुटप्रिंट होती है, उसको हमने कैप्चर किया। कंसर्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे डिटेल ली। जो मनी ट्रेल है उसको हमने कैप्चर किया। वैसे तो इस खबर में कोई डीएनए टेस्ट करने जैसा कुछ नहीं है।
इसे दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ आपको सावधान करना है, क्योंकि नौकरियां देने के नाम पर आजकल काफ़ी धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। आप ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए जो पैसा लेकर नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। फर्जी वेबसाइट्स और फेक विज्ञापनों के जाल में आप बिल्कुल ना फंसें। रोजगार से जुड़े अवसरों की पूरी जानकारी के लिए आप जी न्यूज़ की इस मुहिम, जिसका नाम हमने रोजगार समाचार रखा है, इसे आपको जरूर देखना चाहिए। आप दिन भर जी न्यूज़ देखिए और हम अपने हर न्यूज़ बुलेटिन के आखिर के जो 2 मिनट हैं वो सिर्फ आपके रोजगार को आजकल दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास जितना भी डेटा आता है देश भर में उपलब्ध रोजगारों को लेकर या रोजगार के अवसरों को लेकर, वो हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। और ये काम हमने आप ही की वजह से, आपके फीडबैक पर ही शुरू किया है, क्योंकि आजकल जब टीआरपी रेटिंग आनी बंद हुई तो हमने आपसे पूछा था कि आप अब ऐसे में जी न्यूज़ पर क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि अब सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर से टीआरपी का दबाव हट गया है, इसलिए हम आपको अच्छा कंटेंट दिखा सकते हैं। और आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप रोज़गार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां देखना चाहेंगे, इसलिए हमने ये शुरुआत की है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.